जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अग्निवीर के बाद दिलेर नेपाली गोरखा सैनिकों की भारतीय सेना में एंट्री रोक दी गई। दोस्तों, चीन ने गड़ाई इस पर नजर। भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की खबर। साथी आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान। भारत के खिलाफ उगल डाला जहर, जिसके बाद खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने तक की हिम्मत नहीं। अमित शाह जी का बड़ा बयान। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए फवाद चौधरी ने किया ट्वीट। तो उधर सुरक्षा कर्मियों के बीच वोटिंग बूथ पर पहुंची नुपुर शर्मा, कैमरा देख मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अग्निवीर के बाद दिलेर नेपाली गोरखा सैनिकों की भारतीय सेना में एंट्री रुकी। चीन ने गड़ाई इस पर नजर। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा। जी हां, गोरखा रेजिमेंट को अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए सम्मान की नजर से देखा जाता है। 200 साल पहले नेपाली गोरखा पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, फिर ब्रिटिश भारतीय सेना 1947 के बाद भारत की सेना में भर्ती होते रहे हैं। फिलहाल करीब 32,000 गोरखा यानी 39 बटालियन भारतीय सेना की 7 गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा है। हालांकि भारतीय सेना में उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। नेपाल से कोई गोरखा पिछले 4 साल में सेना में भर्ती नहीं हुआ है। 2020 में पहले कोविड महामारी ने भर्ती में बाधा डाली। इसके बाद जून 2022 में भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती की नई अग्निपथ योजना की घोषणा ने असली झटका दिया। तो वहीं अग्निपथ आने के 2 साल बाद 2 चीजें खास तौर से सामने आ गई। पहली ये कि 2021 के बाद करीब 14,000 नेपाली गोरखा सैनिक रिटायर हुए, लेकिन भर्ती ना होने से भारतीय सेना के रैंकों में एक खालीपन आया। दूसरा ये है कि इस पूरे मुद्दे ने भारत नेपाल संबंधों पर भी असर डाल दिया। ये कहीं ना कहीं भारत की रणनीतिक सॉफ्ट पावर को कमजोर कर सकता है। दोनों देशों के बीच काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के विवादित भूमि क्षेत्र को लेकर विवाद इसे और बढ़ा सकता है। आप यूं कह सकते हैं कि गोरखा जब भारतीय सेना में मौजूद थे, उस समय भारत और नेपाल के संबंध काफी ज्यादा मधुर थे। और मधुर होने का कारण भी था कि नेपाल की जनता अपने बच्चों को आर्मी की तैयारी करवा करके भारतीय सेना में रुचि के साथ एंट्री करवाना चाहते रहते थे। लेकिन जब से गोरखाओं की एंट्री रोकी गई है दोस्तों, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत के साथ नेपाल की रुचि भी खत्म होती नजर आ रही है और चीन की तरफ इनका झुकाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीन भी इस मौके का फायदा उठाने की ताक में है। दरअसल नेपाल और भारत के बीच बन रही असहज स्थिति पर चीन की नजर है। चीन की ओर से नेपाल में लगातार अपनी रणनीतिक और आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नेपाली गोरखाओं की भर्ती पर रोक के नतीजे से एक और खतरनाक संभावना पैदा हो गया है। ये गोरखाओं को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती की ओर धकेल सकती है। नेपाली गोरखाओं के सामने रोजगार की समस्या है और लड़ने में वो खुद को सहज पाते हैं। ऐसे में चीन इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो इनको पीएलए में शामिल करके नेपाल के साथ रिश्ते स्थापित करना चाहता है और उन गोरखाओं को भारत से ही लड़वाना चाहता है, जो कि वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरे का सबब बन सकता है। इस पर दोस्तों आपकी निजी राय क्या होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या गोरखाओं को भारतीय सेना में एंट्री देना चाहिए, हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग कारण भी बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान। भारत के खिलाफ उगल डाला जहर। बता दें, भारत की ओर से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा रद्द करने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने को सही बताया था। इस फैसले के खिलाफ समीक्षा से जुड़ी एक याचिका हाल ही में दायर की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये एक बार फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा और तगड़ा झटका है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इस फैसले को लेकर भारत पर फिर जहर उगला है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश को खारिज कर दिया। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश को उसी तरह खारिज करते हैं जैसे हमने 11 दिसंबर 2023 के पहले के आदेश को खारिज किया था। दोनों फैसले जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित प्रकृति को पहचानने में विफल है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, हमीरपुर रैली में धारा 370 खत्म होने पर अमित शाह जी का बयान। कहा, खून की नदियां तो छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने तक की हिम्मत नहीं। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला किया। अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं कि पीओके की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज देवभूमि से कहता हूं कि राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते। मैं डंके की चोट पर कहता हूं
हूँ कि पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। जी अमित शाह ने विपक्ष को लेकर कहा कि ये लोग संसद में भी डराते थे कि धारा 370 खत्म हो जाएगी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के लिए फवाद चौधरी ने किया ट्वीट, जिसके बाद केजरीवाल ने भी दिया जोरदार जवाब। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में छठवें फेज की वोटिंग जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 25 मई को परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तस्वीर भी शेयर की। सीएम केजरीवाल की इस तस्वीर पर पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने रिएक्ट किया। उन्होंने एक्स पर कमेंट करते हुए लिखा कि शांति और सद्भावना ही नफरत और उग्रवाद की ताकतों का परास्त करेगी। फवाद चौधरी ने इसी ट्वीट पर सीएम केजरीवाल ने उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहिब, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है, आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। आखिर क्या लगता है दोस्तों आपको, पहली बार केजरीवाल का इस प्रकार से बयान आया है, वो भी पाकिस्तान को लेकर, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रचंड जीत पर पाकिस्तान में भी यकीन। इस एक्सपर्ट ने गिना दी सारी वजह है आखिर क्यों पीएम मोदी जी बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। दरअसल भारत में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। हर एक भारतीय इस महापर्व को एंजॉय कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 7 चरणों में होने वाले संसदीय चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। अब 1 चरण की वोटिंग और बाकी है। नई सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। अपने देश में जहां आंकड़ों को लेकर अंदाजे बयां चल रहा है, उसी तरह पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी आम लोगों के साथ ही एक्सपर्ट और पॉडकास्टर्स भी अनुमान लगा रहे हैं। दोनों देशों के एक्सपर्ट एक बात पर एक जगह नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बीजेपी को 300 से उससे कहीं ज्यादा सीटें आने का अनुमान जताया है और उन्होंने साथ में इसकी वजह भी बताई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट उजैर यूनुस ने पॉडकास्टर के साथ बातचीत में कहा कि बीजेपी अकेले दम पर 300 या उससे कुछ ज्यादा सीटें जीत लेगी। उजैर ने कहा कि भारत में इस बार का इलेक्शन काफी हद तक प्रेसिडेंशियल टाइप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ विपक्ष में राहुल गांधी बड़ा चेहरा है। उन्होंने कहा कि इस बात पर अधिकांश लोग इस बात पर सहमत है कि भाजपा इस बार भी अपने दम पर 300 सीटें हासिल कर लेगी और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव मोदी बनाम राहुल है। अब ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी? आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता भारी मात्रा में। इसको शेयर भी करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। तो वहीं आपको बता दें रशिया और चीन आ रहे साथ, भारत नहीं कर सकता अनदेखा। भालू और ड्रैगन की दोस्ती पर एक्सपर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। जी हां, रशिया भारत का पुराना सहयोगी है, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने 5वीं बार पद संभालते ही चीन का दौरा किया। उनका यह दौरा पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश है, लेकिन रशिया और चीन में बढ़ती निकटता भारत के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। आज भी भारतीय रणनीतिक सोच की भ्रांति में से एक उन ताकतों को कमजोर करना है जो मॉस्को को बीजिंग के साथ जोड़ती है। माना जाता है कि रूस भारत का ऐतिहासिक मित्र है और वो कभी कभी भी चीन के एक जूनियर पार्टनर का दर्जा स्वीकार नहीं करेगा। ये दावे सिर्फ इतिहास को देखकर किए जाते हैं, ना कि आज रूस के हालात को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें ब्रिटेन में समय से पहले आम चुनाव का भारत के साथ एफटीए पर पड़ सकता है बुरा असर। कैसे, बता दें ब्रिटेन में समय से पहले आम चुनाव का भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता बोले तो एफटीए पर बुरा असर पड़ सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 4 जुलाई को देश में आम चुनाव कराए जाने की अचानक घोषणा किए जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए टालने की आशंका है। ब्रिटेन में आम चुनाव से ठीक 1 महीने पहले 4 जून को भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों और रणनीतिक विशेषज्ञों ने भरोसा जताया है कि परिणाम भले ही कुछ भी हो, द्विपक्षीय संबंधों में खास बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो एफटीए समझौता सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में होने की उम्मीद थी, उसके अब आम चुनाव की घोषणा के कारण टलने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें भारत और अमेरिका अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम। दोनों देश कर रहे बहुत बड़ी प्लानिंग। जी हाँ, भारत और अमेरिका अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भागीदारी को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत और अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करने के
लिए मुलाकात की है। भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने अंतरिक्ष से जुड़े उद्योग के साथ सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान पर भी बात की है। अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई। जी हाँ, बता दें कि हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने जानकारी देते हुए कहा था कि अमेरिका इस वर्ष के अंत तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच NISAR यानी निस्सार परियोजना के तहत एक संयुक्त मिशन को भी इस वर्ष के अंत तक शुरू किया जा सकता है। तो वहीं बता दें, हिंदू मंत्री के घर में मिले 5 खरब, लूट लिया सारा पाकिस्तान। जी हाँ, लाल टोपी जैद हामिद के दावे का घर में ही उड़ गया मजाक। जी हाँ, पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से कुख्यात जैद हामिद ने एक बार फिर अपने देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। जैद ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि सिंध प्रांत के एक हिंदू मंत्री ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उसके घर से करीब 5 ट्रिलियन रुपए मिले हैं। एक मंत्री के घर से इतनी बड़ी रकम मिलने का दावा करते हुए जैद हामिद ने जमकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। हालांकि उसके दावे के पीछे कितना सच और कितना झूठ है, इसका खुलासा पाकिस्तान की ही पत्रकार आरजू काजी ने कर दिया। आरजू ने बताया है कि जैद के दावों में झूठ ज्यादा है। उन्होंने जैद के इस वीडियो का मजाक उड़ाया। आरजू काजमी ने कहा कि जैद हामिद ने सिंध की सरकार के एक हिंदू मंत्री के घर से खरबों रुपए मिलने की बात कही है। ये एक इल्जाम है और जब तक इसकी जांच के बाद सच्चाई सामने नहीं आती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। किसी अथॉरिटी का इस बयान इस पर नहीं आया है जिसके पास कितना पैसा मिला। इसमें सबसे खराब बात यह है कि जैद का जोर किसी करप्शन से ज्यादा हिंदू विरोध पर है। अगर किसी ने घपला किया है तो सजा मिले, लेकिन इसकी आड़ लेकर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलना ठीक नहीं। वाकई में दोस्तों आरजू काजमी ने पते की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें, बंगाल में मतदान के दौरान मच गया हंगामा। भाजपा उम्मीदवार को बूथ पर जाने से रोक दिया गया। दोस्तों TMC पर बड़ा आरोप। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 सीटों पर शनिवार को मतदान हो रहा है। आज कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा और बिष्णुपुर संसदीय सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने घाटल से भाजपा उम्मीदवार हिरण चटर्जी को केशवपुर में बूथ पर जाने से रोक दिया। TMC समर्थक सड़क पर लेट गए और केंद्रीय बलों की ओर से बीजेपी कैंडिडेट को घेरने के कारण उनकी कार को आगे बढ़ने से रोका। उनके काफिले को तृणमूल समर्थकों ने घेर लिया। प्रदर्शनकारी तृणमूल समर्थक 100 दिनों की बकाया नौकरी की मांग कर रहे थे। इस घटना की जानकारी मिलने पर CAPF के अधिकारी राज्य पुलिस की सहायता से बलों के साथ वहां पहुंचे। तृणमूल समर्थकों ने कहा कि वे उन्हें मतदान केंद्र पर नहीं जाने देंगे। आंदोलनकारियों की ओर से घास की ढेर में आग लगाने के बाद हिरण के काफिले को पीछे हटना पड़ा। हिरण ने आरोप लगाया कि केशवपुर दूसरा पाकिस्तान बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां राज्य पुलिस का कोई जवान नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस अराजक स्थिति में सत्तारूढ़ दल की सहायता कर रही है क्योंकि सड़क पर नाकाबंदी हटाने के लिए कोई पुलिसकर्मी नहीं देखा गया। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें, सुरक्षा कर्मियों के बीच वोटिंग बूथ पर पहुंची नुपुर शर्मा कैमरा देख मुस्कुरा पड़ी। बता दें कि बीजेपी की नेता रही नुपुर शर्मा भी एक बहुत बड़ी खबर बनती नजर आ रही है। दोस्तों उनका दिखना ही बहुत बड़ा खबर है आजकल लोगों के लिए। आज नुपुर शर्मा दिखाई दी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज दिल्ली में भी मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने का दायित्व निभाने नुपुर शर्मा भी घर से निकली और मतदान केंद्र तक पहुंची। इस दौरान उनके इर्द गिर्द सुरक्षा का कड़ा घेरा था। हाथों में घातक हथियार लिए सुरक्षा कर्मी उन्हें चारों ओर से घेर कर चल रहे थे। 5 विशेष सुरक्षा कर्मियों के अलावा एक पुलिस वाला भी साथ दिखाई दिया। सुरक्षा कर्मियों में एक महिला भी थी। इन सब के बीच घिरी नुपुर शर्मा को जब कैमरे ने कैच किया तो वो मुस्कुरा उठी। वो कैमरे के सामने रुककर तस्वीरें तो नहीं खिंचवाई, लेकिन चलते चलते ही वोट वाली उंगली जरूर दिखाई। जी हाँ दोस्तों, वैसे नुपुर शर्मा जी को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है? जिनको भड़काऊ बयान की वजह से पद से निष्कासित किया गया, तो दोस्तों इस पर आपकी राय जरूर होनी चाहिए। क्या उनको दोबारा से पद मिलना चाहिए कि नहीं, बताइएगा जरूर आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव पर PK का पलटवार। कहा लालू यादव के लड़के हैं इसीलिए लोग जानते भी हैं। 9वीं फेल है, खेलने गए तो वहां पर भी। दोस्तों पूरी बात आपको बताते हैं। RJD के नेता और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव की तरफ से बीजेपी का एजेंट बताए जाने पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के लड़के हैं इसीलिए सब लोग उनको जानते हैं, उनके लड़के हैं इसीलिए RJD के नेता भी हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, वे 9वीं फेल आदमी है। वो क्रिकेट खेलने गए तो वहाँ पानी ढोते थे। लालू यादव के लड़के हैं इसीलिए सब लोग जानते हैं, लालू के लड़के हैं इसीलिए RJD के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को क्या मतलब है
है इन सब चीजों से केवल उल जलूल बकवास करते हैं। लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल कर टिकट बांटा, जाति के नाम पर लोग गरीबी मजबूरी में वोट दे देते हैं। उसके बाद ये नेता बनकर ज्ञान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नसीहत देते हुए कहा कि समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जिसका वे दावा करते हैं कि उनको आवाज दे रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। इससे पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि भाजपा का प्रदर्शन पिछले चुनाव से भी बेहतर रहेगा। ऐसे में दोस्तों तेजस्वी यादव को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और क्या प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही बात कही है तेजस्वी को लेकर? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, मायावती का एक और आत्मघाती कदम और सब कुछ खत्म। आखिर ऐसा क्यों बोले बाहुबली धनंजय सिंह? दरअसल बाहुबली धनंजय सिंह इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। 1 मई को जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इससे कुछ दिनों पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट काट दिया था। हालांकि बाद में उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए अपने समर्थकों से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील की। इन सब के बीच धनंजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जौनपुर बड़े मार्जिन से जीत रही है। साथ ही मायावती को लेकर भी बड़ा बयान दिया। धनंजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को जौनपुर में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है और जौनपुर में बीजेपी अब बड़े मार्जिन से जीतेगी। मेरे सभी समर्थक बीजेपी को खुलकर वोट कर रहे हैं। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मायावती एक बहुत बड़ी नेता थी। अगर वो देश में दौरे पर निकल पड़ती तो आज बसपा सबसे बड़ी पार्टी होती। लेकिन आकाश आनंद ने जिस तरीके से पार्टी को बढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने काडर और कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया था, मायावती के एक आत्मघाती कदम से सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आकाश आनंद चुनाव प्रचार कर रहे थे 2027 में बीएसपी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था, लेकिन ये नुकसान हो गया। मायावती जितनी जल्दी आकाश आनंद को लाए उनकी पार्टी के लिए उतना ही बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़ा बयान दिया इन्होंने। तो वहीं आपको बता दें, गर्मी में भी वोटर्स का जोश है। हाई क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी किया मतदान। जी हाँ, रांची में मतदान के लिए भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंचे और जमकर लाइन में लगकर उन्होंने वोट डाला। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने दिखाई दिया है कि आप कहीं भी हो, वोट आपका अधिकार है और वोट डालने आपको जरूर जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आपकी इन मुद्दों पर क्या राय होगी बताइएगा जरूर और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को साथ में सामने लाइक का बटन है वो दबा दीजिएगा और हाथों हाथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। और बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा सब लोग। तो मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।